नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे खास मेहमान मध्य प्रदेश सरकार में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये देखा जा रहा है कि आप जैसे तीन बार के विधायक बने और मध्य प्रदेश सरकार के जो मोहन सरकार में मंत्री बने, नया विभाग मिला है, उम्मीदें बहुत हैं सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, जनता को भी। किस तरह के नए योजना लेके आ रहा है? देखिए भाई साहब के अभी आज आप देखेंगे देश में पिछले 10 साल में जब से माननीय मोदी जी आए हैं और तब से लगातार देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और आज की तारीख में मैं विभाग के बारे में कहूँ तो नवकरणीय ऊर्जा विभाग माननीय मोदी जी का सपना है। उनका कुशल नेतृत्व हमारे साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मार्गदर्शन हमारे साथ है और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार जो 2012 में 500 मेगावाट क्षमता थी, आज वो बढ़कर 7000 हुई है। और विगत वर्षों में बहुत जल्दी प्रयास मेरा होगा कि मध्य प्रदेश में जो लक्ष्य मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया है, हम उस लक्ष्य को कैसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से इस विभाग को लेकर गंभीर हैं और लगातार प्रयास करेंगे। बिल्कुल। ओंकारेश्वर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, फ्लोटिंग जिस तरह से सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, काफ़ी विशेषताएं हैं उसकी। कब तक पूरा हो जाएगा? क्योंकि ये देखने में आता है कि जो प्रोजेक्ट होते हैं टाइम पे किस तरह से पूरा होगा। देखिए, ये देश का पहला प्लांट है और विश्व के बड़े सोलर प्लांटों में से एक है और एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। आपकी जानकारी के लिए, अभी चूँकि मैं 3 दिन पहले वहाँ गया था और आज मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए गौरव का क्षण है ये कि फ्लोटिंग प्लांट के रूप में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की गोदी में ये प्लांट 278 मेगावाट का बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। लगभग 530 साढ़े 500 मेगावाट तक हम इसमें जाएंगे, काम जारी है। बड़ी बात यह है कि ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है और पूरी मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंदौर में हुई है। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि एक यात्रा जरूर वहाँ पर फ्लोटिंग की करें। हमको ज़मीन हमारे पास कब तक रहेगी? लगातार इस चूँकि सोलर में बहुत ज़मीन भी का भी उपयोग होता है, तो जब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो एक तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, आपका ज़मीन का ज़रूरत नहीं है, आपका पानी का वाष्पीकरण रुकेगा। तो ये कई संभावनाएं ऐसी मध्य प्रदेश में और भी हैं। चाहे वो बिरसिंहपुर में हम नगर निगम के माध्यम से फ्लोटिंग में आगे जाएंगे, इंदा सागर बांध पे भी हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि फ्लोटिंग में जहाँ जहाँ संभावना है हम वहाँ पर फ्लोटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरह से 600 मेगावाट का जो आप बता रहे हैं फ्लोटिंग का है, इंदौर से पूरा, तो ऐसा लग रहा है कि क्या यहीं पे रोजगार देने की व्यवस्था भी है? जैसे आपने बताया कि स्वदेशी है और ख़ासतौर से प्रदेश का ही है, तो ऐसे में क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्योंकि ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है आज के समय, नई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जो नए नए इस तरह से प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसके लिए। आप देखिए कि पहली बार मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रीजनल कॉन्क्लेव हुए और आप इसके परिणाम आज भी है रीवा में। आप इसके परिणाम देखेंगे कि जो उत्साह निवेशकों ने इस संभागीय कॉन्क्लेव में जो दिखाया है, इसके परिणाम क्या है कि वहाँ पर हर ज़िले की कल्पना की है उन्होंने। नहीं तो अभी तक आप देखते थे कि एक हमारे यहाँ जैसे भिंड जिले में मालमपुर हो गया, एक क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष में ही सारे उद्योग लगते हैं, लेकिन लघु उद्योग के माध्यम से अन्य बड़े जो हमारे निवेशक हैं उनके माध्यम से उनको ज़िले की तरफ हर क्षेत्र में कैसे उद्योग लगे, इसका प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और इसके परिणाम जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहे हैं कि हम जैसे नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बताएं तो हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर मेरे यहाँ निवेश करने आ रहे हैं तो मेरे ज़िले में आएँ।
माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही प्रयास है। तो हम विभाग की तरफ से, चूँकि मेरे पास तो ज़्यादातर लोग आएंगे, तो मुझे लगता है कि नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ही हमसे आएंगे, तो मैं उनसे लगातार प्रयास ये कर रहा हूँ कि चूँकि बीहड़ की भूमि में थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत रहती पैनल वैनल लगाने की, लेकिन मैं उसको भी लगातार उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि बीहड़ की भूमि हमारे यहाँ बहुत है। भिंड मुरैना में तो जो बीहड़ की भूमि है, इसका उपयोग हम सोलर के क्षेत्र में उपयोग करेंगे। और जो आपने रोज़गार की बात कही, इसी से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और सोलर रोज़गार इसी से सृजित होंगे। क्योंकि जहाँ तक चंबल की बात करें, चंबल में यदि लोग आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, तो बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि चंबल का जो इलाका था, जिस नाम से कुख्यात था, अब जो स्थिति हो रही है विकास की, और जैसे आप बात कर रहे हैं कि यदि वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से लोगों को रोज़गार दिया जाए, तो किस तरह से, कितने साल में इस तरह की योजना साकार हो पाएगी? मेरा प्रयास तो ये है कि बहुत जल्दी, चूँकि एकदम से हम आपको समय बताएं वो उचित नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हमारे प्रयास होंगे कि भिंड में हम और मुरैना में आगे बढ़ें। रही बात आपने वहाँ के वातावरण की बात की, तो मैं आपसे बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आज आप देखेंगे कि उस हमेशा केवल ग्वालियर चंबल को केवल इस नाते देखा कि वहाँ पर जो पुरानी क्या स्थिति थी। आज आप अगर कल्पना करें कि आज देश की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा जवान कहाँ से शहीद होके आते हैं, ये बड़ा पक्ष है। ये बड़ा पक्ष है कि वहाँ का हमारे यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई दूसरे 5वें दिन 8वें दिन हमको हमारे यहाँ एक शहीद होकर कहीं ना कहीं सेना अपने बॉर्डर पे से शहीद होके आते हैं। इस और भिंड को और मुरैना को देखना चाहिए। मैं फिर दूसरा निवेदन आपसे करूं, आज भिंड लगातार बदल रहा है, मुरैना लगातार बदल रहा है। आप कई IAS IPS आज भिंड से निकल रहे हैं, मुरैना से निकल रहे हैं, कई बच्चियां हमारी आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये कहना कि भिंड में भिंड बदल रहा है, वो परिस्थितियां भिंड की पहले जैसी हैं, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। एक बात और आपके विभाग की है कि जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, 2030 तक जो केंद्र का लक्ष्य है, 500 गीगावाट जिस तरह से पूरी बिजली तैयार करना है, मध्य प्रदेश का योगदान को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो लगता है कि क्या उस योगदान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, तो किस तरह का योगदान हो पाएगा? मुझे लगता है हम 20,000 मेगावाट तक जो माननीय 2030 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से अगर भगवान ने चाहा तो फिर कुछ और भी हो सकता है और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। एक चीज़ और है कि ये जो सोलार है या पवन से चक्कियाँ चलती हैं, पनचक्की है, जितने भी हैं, इसमें जो निजी क्षेत्र है, इसमें करीब भागीदारी 60% से आसपास ज़्यादा ही है। क्या सरकारी किस तरह से उनको और रोज़गार कैसे मुहैया कराया जाएगा उन सब लोगों को? आप ये देखिए कि आज मध्य प्रदेश में, मैंने अभी बोला भी था, मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में जल भी है, ज़मीन भी है और वायु भी है, और तीनों क्षेत्रों में हम सोलर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ करीबन आज जो मैन्युफैक्चरिंग और पार्क, सोलर पार्क और विंड में और फ्लोटिंग में जिस प्रकार से निवेशक की संभावनाएं जो देखने को मिल रही हैं आज की तारीख में, तो मुझे लगता है कि रोज़गार के बड़े अवसर प्राप्त होंगे, इससे बहुत बड़े अवसर प्राप्त होंगे और हर क्षेत्र में होंगे। ये नहीं कि हमको भोपाल आना पड़ेगा रोज़गार के लिए, हमको भिंड का हमको चंबल में मिलेगा, हमको ग्वालियर में मिलेगा, हमको रीवा और जबलपुर में मिलेगा। हर सब दूर निवेशकों की जो मंशा है और मध्य प्रदेश सरकार की जो गंभीरता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, सब क्षेत्रों में हम इसको रोज़गार के सृजन को हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी गंभीरता के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। रीवा में जिस तरह सोलर प्लांट सबसे बड़ा, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, उत्पादन हो रहा है, इस समय वहाँ की स्थिति क्या है? जो बिजली, जो रेलवे मेट्रो तक, दिल्ली तक जा रही है बिजली, क्या स्थिति क्या है अभी वहाँ की, या और उसका एक्सपेंशन की कोई योजना है? अभी
अभी हम लोग सागर और धार यहाँ 300 मेगावाट के प्लांट लगाने जा रहे, सोलर पार्क बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ हम भिंड, मुरैना, अशोकनगर, शिवपुरी, आपके नीमच, ऐसे 7-8 ज़िले मिलकर 8000 मेगावाट का हमारा टाई अप हुआ है कि 6 महीने मध्य प्रदेश की सरकार उस बिजली का उपयोग करेगी, 6 महीने उत्तर प्रदेश। तो इसको 8000 मेगावाट लगातार ये कम से कम इसको 15,000 एकड़ ज़मीन हमने इसके लिए चिन्हित की है। और मध्य प्रदेश सोलर के क्षेत्र में जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, जब से चूँकि 9-10 महीने, हमको 11 महीने हो गए, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश देश में कैसे अग्रणी राज्य बने, ये मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। हमारा विभाग लगातार, हम पूरी टीम भावना के साथ मध्य प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिजली भी एक चुनावी बड़ा मुद्दा होता है। आपने 2003 से लेकर 2023 के चुनाव तक भी देखा। क्या लोगों को सस्ती बिजली इसके माध्यम से मिल पाएगी, क्योंकि बिजली के रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से क्या जो आम जनता तक बिजली पहुंच रही है, उनके रेट्स में कुछ बदलाव हो सकते हैं? आप देखिए, कल का आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसके बारे में विस्तार से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा हम दिन में 20% सस्ती बिजली देंगे, रात में नहीं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार की जो मंशा है कि दिन में अगर हम सौर ऊर्जा का अगर प्रयोग करते हैं तो इस माध्यम से हमको सस्ती बिजली प्राप्त होगी। और रात में अभी हमारे यहाँ करीबन 52,000 पंपों का हमने टेंडर निकाले हैं। लगभग इसी महीने में टेंडर खुल भी जाएंगे। वो 21,000 पहले से लगे हुए हैं। आप एक केवल पंप लगाना 30,000 की 30% सब्सिडी केंद्र और 30 राज्य दोनों मिलकर उस पर दे रहे हैं। और 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक वो मोटर रहेगी, जिसमें दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पैनल 25 साल की गारंटी के साथ, मोटर 5 साल की गारंटी के साथ। और रात को उसी मोटर से अगर आपको और आवश्यकता है तो आप बिजली से उस मोटर को चला सकते हैं, अपनी उपयोग कर सकते हैं। एक आपके इस जवाब से बात यह है कि क्या किसानों तक इस तरह से पहुंच पाएंगे? किसानों को जो बिजली की एक ज़रूरत होती है, पूरे प्रदेश भर में जब उनको ज़रूरत पड़ती है, बिजली कटौती को लेकर जो परेशानी होती है, क्या इससे कुछ राहत मिल पाएगी इस योजना से, या उन तक पहुँचेगी योजना? आप ये देखिए कि रात में किसान रात दिन अपनी ज़मीन पे रहता है। आज आप उसको 7-8 घंटे उसको दिन में बिजली मिल रही है। और आपको ये बता दूं, कुसुम ए के क्षेत्र में, कुसुम आ के क्षेत्र में हमने जो 600 मेगावाट का हमको टारगेट दिया था, वो टारगेट हम पूरा कर चुके हैं। हमारे यहाँ करीबन 350 किसान उसके लिए चयनित हो चुके हैं। और लगभग 1000 मेगावाट के लिए हमने फिर मांग की है, और उसकी मांग मुझे लगता है वो भी आ रही है। तो ये मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने पूरा टारगेट इस समय तक करके और हमको और मांग की है। और केंद्र की सरकार से लगभग मुझे लगता है जल्दी आ भी जाएगी। एक और योजना सरकार की है कि 2025 तक सरकारी बिल्डिंगों में जिस तरह से आपने कहा रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगने हैं, उस योजना का क्या है, लगता है कि वो पूरी हो पाएगी, या अभी कितने % हो चुकी है वो योजना? वो अभी हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो प्लान है वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक अच्छे प्लान के साथ हम आपके साथ बैठेंगे और इस योजना के साथ भी बैठेंगे। और सरकार पूरी गंभीरता के साथ कि सरकारी बिल्डिंग पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हों, इसकी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार पूरी गंभीरता से आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के जो ये कहा जाए कि आम जनता तक रिन्यूएबल एनर्जी का माध्यम से या योजना है, कोई ऐसी योजना है जो उन तक पहुंचेगी? कुछ जैसे आपने बताया सब्सिडी मिलेगी या कुछ ज़्यादा, कुछ ऐसा है? मैंने आपको बताया कि कुछ जो आज ये प्रश्न भी आया था, मध्य प्रदेश की सरकार अभी बोलने का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार
रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी की गंभीरता जो मैंने देखी है, मैं बहुत विश्वास से आपसे कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार, जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं आपके सामने विश्वास जताता हूँ। अभी बोलूँगा इसके बारे में कुछ क्योंकि कहेंगे। आम जनता तभी सरकार से जुड़ पाएगी जब उसको कुछ बचत होती है बिजली की कीमतों में। नहीं, बिजली तो है ही, 3 रुपये 25 पैसे और 6 रुपये में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन चूंकि इस वक्त, अब जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, वाली चमन, तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा विषय है, बड़ा विषय है। तो उस ओर भी एक जागरूकता, जब लोगों को, जब बीच में जाएंगे और लोग जब एक उदाहरण को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करने का काम करेंगे और बहुत गंभीरता से। आप ये देखो, मैं तो जब से इस विभाग में, तो सौभाग्यशाली हूँ कि ये विभाग चूँकि मुझे मिला है और नवाचार है ये पूरा का पूरा, तो इस क्षेत्र में काम करने को मिल रहा है। लोगों की अपेक्षाएं हैं मध्य प्रदेश की, आपके माध्यम से भी, मैं तो आपके माध्यम से भी ये कहता हूँ कि आपको भी इस क्षेत्र में, हम और आपको मिलकर ही सब लोग काम कर सकते हैं इस क्षेत्र में। और आज अन्य प्रदेशों में देख के, जब अभी मैं गुजरात होके आया, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व भी वहाँ हमको, मतलब उस कार्यक्रम में आए थे वो, तो गुजरात जब केंद्र ने सोचा, देश ने सोचा नहीं था, उस समय गुजरात आगे बढ़ गया। तब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे वहाँ। तो लगातार उस क्षेत्र में वहाँ हमारे कई बड़े निवेशकों से, उद्योगपतियों से भी बात हुई। तो वो बहुत पहले, जब देश में कोई योजना नहीं थी, तब वो गुजरात में आगे बढ़े थे। यहाँ भी मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया, जल, जमीन और वायु तीनों चीज़ें हैं, तीनों में मध्य प्रदेश पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और गंभीरता से इसके परिणाम भी सामने आएंगे बहुत जल्दी। चंबल की यदि बात करें तो देखा जाए, बड़े बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, लगातार उनको 5 वर्ष हो चुके हैं, और भी उनके साथ कई बड़े नेता हैं। आप देखते हैं वहाँ पर आपकी क्या भूमिका वहाँ पे तय होगी, जिस तरह से आप मंत्री बने हैं आगे आने वाले समय में? अभी भूमिका हमारी, चूँकि हमको 2 प्रभार के जिले हैं, आपने 2 नाम बताए, तो माननीय सिंधिया जी के क्षेत्र अशोकनगर में हमको प्रभार मिला है, और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का क्षेत्र श्योपुर में हमको प्रभार मिला है। और भूमिका की बात है तो अभी भूमिका हमारी चुनाव की है। विजयपुर में हमारे प्रभार क्षेत्र में चुनाव है, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हम सब लोग कल नामांकन का दिन है, तो जाएंगे और लगातार फिर हमारा 3 दिन का प्रवास वहाँ रहेगा। और अब तो पूरा का पूरा समय जितना भी है पूरा हमारा विजयपुर में रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बैठ के भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, ये सब लोग हमारे नेतृत्व को, क्योंकि आपने बीजेपी के, आप चूँकि उस परिवेश से, आपके पिता भी जो है बीजेपी में जिला अध्यक्ष भी रहे, उस बीजेपी में और आज की बीजेपी में अंतर आप देखते हैं? लगातार आप 98 में पहली बार विधायक बने, कितना संघर्ष और आज की स्थिति में आप पाते हैं उसको? मेरे पास जीवन में जो कुछ भी है, मेरे पिताश्री की कृपा से है। पिताश्री जो काम करते थे, हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई मिलकर वो काम नहीं कर पा रहे, वो अकेले करते थे, और उनकी कृपा है कि आज जिस क्षेत्र में उन्होंने, उनकी कृपा से आगे बढ़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के अध्यक्ष रहे। तब की पार्टी में और आज की पार्टी में केवल एक बड़ा अंतर है, परिवार पहले बहुत छोटा हुआ करता था, आज परिवार हमारा बहुत बड़ा परिवार है, विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। तो इसलिए ये विसंगति थोड़ी बहुत ये देखने को मिलती है। उस समय साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तब हमने अपने पिताश्री को देखता था कि वो किसी की मोटरसाइकिल मिल जाए, वो लूना चलती थी, लूना मिल जाए तो उस पर से बैठ के काम करते थे। आज हमारे पास सारी चीज़ें कार्यकर्ता के पास हैं, नेताओं के पास है, सरकार है हमारी। उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो उस परिस्थिति में उनका काम करना, मैंने झोला टांगते हुए हमारे संगठन मंत्री जी को देखा है, जो बेचारे साइकिल से चलकर आते थे और अपना काम करते थे। उनके हस्तलिखित पत्र, पोस्ट कार्ड, वो आज भी हम अगर पिताजी के कागज़ देखें तो कई पोस्ट कार्ड ऐसे मिलेंगे जो आज सोशल मीडिया का समय है, सारा समय परिवर्तन हुआ है, उसके साथ है। बाकी भारतीय जनता पार्टी
आज जिस तरीके से देश में काम कर रही है और प्रदेश में काम कर रही है, उसके परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में है। और आपने संगठन की बात भी की, संघ से आप लगातार बहुत करीबी हैं और अभी भी हैं। उस तरह के काम करने में कितना आप देखते हैं सामंजस्यता देख रहे हैं, कितनी मेहनत देखते हैं संघ की? आप देखिए, भारतीय जनता वो हमारा विचार परिवार है और मूल रूप से वहीं से हम संस्कारित हैं। और भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव लड़ती है। चुनाव हुआ तो दूसरे चुनाव की तैयारी कैसे करना है, नेतृत्व जो हमारा है, जहाँ से मार्गदर्शन हमको मिलता है, वो मार्गदर्शन 5 साल मिलता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नया काम नहीं है कि उसको कब कौन सा काम मिलेगा। लगातार हमारे विभिन्न माध्यमों से सामाजिक कार्य लगातार चलते रहते हैं, पार्टी के काम लगातार चलते रहते हैं। आज जो जिम्मेदारी है उसके कल वो श्योपुर के बाद, विजयपुर चुनाव के बाद दूसरी जिम्मेदारी कोई ना कोई मिलेगी। तो वो कहीं ना कहीं लगातार पूरे 5 साल लगातार रहें ना रहें, ये भगवान की मर्जी है, लेकिन बड़ी कृपा है भगवान की। आज सबके आशीर्वाद से एक और आपका जो इलाका है, विकास की बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक जातिगत समीकरणों के आधार पर वो चुनाव जीते जाते हैं, लगातार लंबे समय से देख रहे हैं। ऐसे समय में वहाँ पर क्या विकास को मुद्दा कैसे बनाएंगे आप वहाँ पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भिंड जिले में बहुत समय तक चूँकि कांग्रेस का शासन रहा और जो उस समय ज़िले की परिस्थितियाँ थी, जो ज़िला जिस तरीके से कांग्रेस के शासन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जिस तरीके से ज़िला बदला, जो आज बदलाव की बात मैं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है। और पिछले 20 साल में लगातार जो विकास हुए हैं, वो 20 साल में विकास की पराकाष्ठा हुई है वहाँ। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो सोच है कुछ काम करने की है, कुछ ज़िले में कैसे हम, और जो ज़िले की क्या मांग है, उस मांग के अनुसार जो चीज़ रहेगी, कि मेरा प्रयास होगा कि जैसे मालमपुर में हमारे यहाँ सैनिक स्कूल खुलने वाला है, अगर हमारे यहाँ और बड़ा इंस्टीट्यूट अगर इसका खुलता है तो कम से कम वहाँ से जो आज हमारे यहाँ एक सैनिक निकलता है, तो हम तो हमारे यहाँ बड़े अधिकारी क्यों ना निकलें, इस ओर हमको क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए। प्रयास है हमारा। हाँ, क्योंकि धौलपुर में है सैनिक स्कूल। हाँ, है नहीं, हमारे यहाँ मालूपुर में अभी है सैनिक स्कूल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी एक और इसका कोई इसका विस्तार हो कि वहाँ से अधिकारी निकले हमारे यहाँ। क्योंकि भिंड से आप अकेले मंत्री हैं इस समय और बहुत उम्मीदें हैं वहाँ की जनता की भी आपसे। आपको लगता है कि कोई ऐसी जो आपने वहाँ वादा किया और अब उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं उस वादे को पूरा करने के लिए? एक तो हमारे यहाँ बड़ा काम है कि सिंचाई का बड़ा काम है कि हमारे यहाँ माँ रतनगढ़ परियोजना की तरफ जो अभी कुछ उसमें टेक्निकल दिक्कत है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और भी हमारे ज़िले में जो मैंने आपको बताया कि सैनिक स्कूल के क्षेत्र में सैनिक हमारे कैसे आगे बढ़ें, हमारे यहाँ अन्य जो विकास के जो माध्यम है, हम लगातार, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पूरे 4 साल का प्लान बनाएं। हम 4 साल का प्लान बहुत जल्दी आगे 4 साल का बना के और मध्य प्रदेश के भिंड जिले का कैसे विकास हो, इसके लिए पूरी गंभीरता से प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी बेबाकी से हर सवालों के जवाब दिए और बिल्कुल आप जिन योजनाओं को ला रहे हैं वो बिल्कुल धरातल पे भी जल्दी से जल्दी दिखाई दें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त।